जेठानी जी का बार बार मेरे पति को बुलाना मुझे पसंद नहीं है। गहरी रात को भेजती ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से भागी जा रही थी। खेत खलियान और वन सब अंधेरे में डूबकर पीछे छूटते जा रहे थे। कूपे की काफी लाइट्स बंद हो चुकी थी, पर जया की आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। रह रहकर उसका कलेजा मुंह को आ जाता। मन में यही आ रहा था, काश कुछ ऐसा हो जाता जो उसे बनारस ना जाना पड़ता। हमेशा बनारस जाने के ख्याल से ही उसके पूरे शरीर में ईर्ष्या की इतनी तेज लहर उठती कि उसका तन मन जल जाता। उसने देखा सामने की बात पर सुनील सो चुके थे। नीचे दोनों बच्चे शाश्वत और सिद्धि भी सो चुके थे। इस बार दिवाली पर उसे बनारस अपनी जेठानी ध्रुवा के यहाँ जाना पड़ रहा था। उसकी सास वसुधा बीमार थी। उनकी इच्छा थी कि दिवाली इस बार दोनों भाई बनारस में एक साथ मनाए। सुनील तो माँ की इच्छा पर जाने के लिए तुरंत तैयार हो गया था, लेकिन जया ने सुनते ही शाश्वत और सिद्धि की पढ़ाई का बहाना ढूंढने की कोशिश की थी। लेकिन सुनील ने सख्ती से कह दिया था, माँ के कहने पर हम हर हालात में बनारस जाएंगे। बच्चों की दिवाली की छुट्टियां तो है ही। जया ना जाने का और कोई बहाना सोच नहीं पाई थी। 10 वर्षीय शाश्वत और 8 वर्षीय सिद्धि को तो एक साथ चहक कर बोले थे, हाँ मम्मी, ताई जी के यहाँ जाना है। बहुत अच्छी है ताई जी, सुनकर आग बबूला हो गई थी जया। ठीक है तुम जाओ, मेरा मन नहीं है। सुनील को गुस्सा आ गया था। तुम्हें चलना है तो चलो, मैं बच्चों को लेकर जाऊंगा, बैठी रहना अकेले घर में। सुनील का गुस्सा देखकर जया ने बुझे मन से अपनी तैयारी की थी और अब ना चाहते हुए भी विगत स्वयं को बार बार दोहराने लगा था। उसके विवाह के समय अनिल और सुनील एक साथ ही बनारस में रहते थे। जया को याद है जब उसने गृह प्रवेश किया था, चारों तरफ ध्रुवा ध्रुवा की पुकार थी। पहले उसने इसे सम्मान रूप से लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते रहे उसके दिल में ध्रुवा के प्रति ईर्ष्या ने ऐसी जगह बनाई कि आज भी इतने सालों बाद वह भावना उसी जगह ठहर गई थी। उसे याद है सुनील ने उसे कहा था, जया भाभी ने इस घर के हर सदस्य के लिए बहुत किया है, उनका दिल कभी ना दुखाना। पिताजी के अंतिम समय में जितनी सेवा की है भाभी ने, कोई नहीं भूल पाएगा कभी। वसुधा भी हर बात में ध्रुवा से सलाह लेती थी। ध्रुवा ने जया को भी बहुत स्नेह दिया, लेकिन सुनील के मुंह से ध्रुवा की तारीफ सुन वह नारी सुलभ ईर्ष्या से भर उठती। सुनील जब भी जया के लिए कुछ लाता, ध्रुवा के लिए भी जरूर कुछ लाता। ध्रुवा की हर बात में जया को दिखावा लगने लगा। वह सोचने लगी, इस औरत ने सबको अपनी मीठी बातों में फंसा रखा है। वह ध्रुवा से बहुत कटती चली गई। छुट्टी के दिन ध्रुवा सब बच्चों के सिर में तेल लगाने बैठ जाती तो सुनील को भी आवाज देती, सोनू तुम भी आ जाओ। जया चल जाती। एक बार तो सुनील से कहा भी, तुम क्या बच्चे हो जो उनसे तेल लगवाने बैठ जाती हो? सुनील हंसता, और क्या, उनके लिए तो अभी भी बच्चा ही हो। जया ने कहा था, तुम्हारे बालों में तेल मैं भी लगा सकती हूँ, मुझे क्यों नहीं कहते? इतना ही शौक है तो यह भी कोई बात है, अगली बार तुम लगा देना। जया का मायका लखनऊ में था। ये सारी बातें उसने अपनी मम्मी को बताई थी तो उन्होंने उसे ध्रुवा से दूर रहने की ही सलाह दी। जया को ट्रेन में अपनी बात पर करवटें बदलते हुए याद आ रहा था। एक बार सुनील को तेज बुखार था, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। सबके बार बार कहने पर भी ध्रुवा ने ना रात को आराम किया ना दिन में, बस घर और हॉस्पिटल के चक्कर ही काट
काट रही थी। ध्रुवा जया के मन में अब तक तो सिर्फ ईर्ष्या थी, लेकिन अब उसकी बेचैनी और तड़प को देखकर जया के मन में जो शक उभर आया उसे वह अब तक नहीं निकाल पाई थी। जब उसने अपनी मम्मी को सुनील की बीमारी में ध्रुवा की बेचैनी बताई तो उन्होंने झट से कहा था, दीवार से इतना लगाओ, कोई बात तो जरूर है, ऐसे थोड़े ही कोई किसी के लिए इतना परेशान होता है। और फिर जया ने ध्रुवा से इतनी दूरी रखनी शुरू कर दी कि सुनील ने चुपचाप दिल्ली ट्रांसफर करवाने में ही सबकी भलाई समझी थी। दिल्ली जाने के बाद सुनील ही बनारस आता रहता था। जया इन 2 सालों में एक बार भी नहीं आई थी। जया को लेकर सबने एक चुप्पी ओढ़ ली थी और अब वसुधा बीमार थी और ना चाहते हुए भी वह बनारस जा रही थी। बनारस पहुंचकर शाश्वत और सिद्धि तो वसुधा और ध्रुवा से लिपट गए। ध्रुवा के दोनों बेटे वेदांत और दिव्यांश सुनील को देखकर चाचा चाचा करते चहक उठे। जया सबसे अलग थलग खड़ी थी। ध्रुवा ने उसे गले लगाते हुए कहा, यहाँ से जाकर तुम तो सबको भूल गई जया। जया कुछ नहीं बोली। जया को छोड़कर सब एक दूसरे से मिलकर खुश थे। वसुधा दिल की मरीज थी। इस समय वह अपनी बीमारी भूलकर बच्चों को गले लगाए बैठी थी। अनिल हंसा, देखा सुनील, इस समय माँ बीमार लग ही नहीं रही। सुनील हंसा, भाभी की देख रेख में माँ बीमार रह भी नहीं सकती ज्यादा दिन, कहकर सबको अपने लाए उपहार देने लगा। फिर सब नहा धोकर फ्री हुए तो ध्रुवा ने कहा, सब आ जाओ नाश्ता करने, मैं गर्मा गर्म बना रही हूँ। सोनू, जया, सब आ जाओ। सुलग उठी जया। घर में सुनील को सोनू कोई नहीं कहता है। इसे पता नहीं क्या पड़ी है इतना प्यार दिखाने की। और अनिल भैया, क्या इन्हें भी बुरा नहीं लगता ध्रुवा का सोनू सोनू करना? अपनी पसंद का नाश्ता देख कर सुनील हंस पड़ा। वाह भाभी, मटर की कचौड़ी और आलू की सब्जी आप कभी नहीं भूलती मेरी पसंद। जया को बहुत गंभीर देखकर वसुधा ने कहा, क्या बात है जया, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं माँ, सफर की थकान है, ट्रेन में रात भर नींद नहीं आई। ध्रुवा ने स्नेह भरे स्वर से कहा, तुम नाश्ता करके आराम कर लो जया, थोड़ा सा सो लोगी तो ठीक लगेगा। नाश्ता करके चारों बच्चे मस्ती करने लगे। वसुधा बेटों के साथ बातों में व्यस्त हो गई। जया अनिच्छा से ध्रुवा का किचन में हाथ बटाने लगी, लेकिन ध्रुवा ने उसे जबरदस्ती आराम करने भेज दिया। ध्रुवा का मन जया से बहुत सी बातें करने का होता, लेकिन जया का रूखा सूखा रवैया देखकर वह मन ही मन आहत रहती। ध्रुवा ने इतने सालों में जया से अच्छे संबंध रखने की अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, लेकिन जया की बेरुखी का कारण वह कभी समझ नहीं पाई। अब सब जया का स्वभाव ऐसा ही समझकर चुप रहते थे। ध्रुवा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसके माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे। अगले दिन दिवाली थी। शाम को सुनील ने जया से कहा, जाओ भाभी के साथ मार्केट जाकर देख लो क्या क्या लाना है, बच्चों को हम लोग देख लेंगे। अनिल ने भी अकेले में ध्रुवा से कहा, जाओ सुनील, जया और बच्चों के लिए जया की पसंद से ही कुछ खरीद लेना। दोनों बाजार चली गई। रास्ते में ध्रुवा ने पूछा, जया 10वां बेद घाट चलोगी? तुम्हें वहाँ अच्छा लगता है ना? नहीं भाभी, अभी मन नहीं है। चलो, आई हो तो विश्वनाथ मंदिर दर्शन कर लेती है। नहीं भाभी, फिर कभी। ध्रुवा चुप हो गई। हमेशा जया में छोटी बहन ढूंढने की कोशिश अधूरी ही रह जाती थी।
जया के साथ हंसने बोलने का बहुत मन था, लेकिन जया की खामोशी देखकर बस शॉपिंग करना शुरू किया। जया की पसंद से सुनील और बच्चों के लिए कपड़े खरीद लिए तो दुर्वा ने कहा, अब अपने लिए एक साड़ी भी ले लो भाभी, रहने दो, मन नहीं है। ध्रुवा के बहुत कहने पर भी जया ने अपने लिए कुछ नहीं लिया। दोनों घर लौट आई तो वसुधा ने कहा, ध्रुवा, जया की साड़ी कहाँ है? माँ बहुत कहने पर भी उसने नहीं ली, कहा मन नहीं है। वसुधा को बुरा लगा, इसमें मन की क्या बात है, त्योहार है, अगर बड़े दिलवा रहे हैं तो उसे तो खुशी होना चाहिए। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। अभी तो ये लोग 2-3 दिन यहाँ हैं, बाद में दिलवा दूंगी। माँ आप परेशान ना हो। वसुधा जानती थी जया के दिल में दुर्वा के लिए जरा भी प्यार और सम्मान नहीं है, लेकिन कुछ बोलने पर बात और ना बढ़ जाए इसीलिए चुप रहती थी। दिवाली का पूजन पूरे घर ने जया को छोड़कर खुशी खुशी किया। सुनील तो वेदांत और दिव्यांश के साथ उनकी उम्र का ही बन जाता था। उसने बच्चों के साथ बहुत मस्ती की। सुनील अनिल से 7 साल छोटा था। सुनील ने बच्चों के साथ मिलकर बहुत पटाखे छुड़ाए। जया अलग एक रूम में बैठी रही। वह मन ही मन वापस जाने का समय गिन रही थी। ध्रुवा की उपस्थिति भी वह अपने आसपास सहन नहीं कर पाती थी। शक की एक भावना ने उसके मन पर ऐसा पर्दा डाल रखा था जहां से ध्रुवा का स्नेह, अपनापन उसके दिल को छू भी नहीं पाता था। डिनर सबने साथ किया। सुनील ध्रुवा के बनाए पकवानों की तारीफ जी खोलकर करता रहा। बच्चे सब एक रूम में सो गए। सुनील, जया का बेडरूम तो आज भी वैसे ही था जो पहली मंजिल पर था। ध्रुवा और अनिल के बेडरूम नीचे ही थे। सुनील सो चुका था, लेकिन जया को नींद नहीं आ रही थी। उसे तेज सिर दर्द महसूस होने लगा। फर्स्ट एड बॉक्स नीचे किचन में ही था। उसी में कोई सिर दर्द की दवाई होगी, यह सोचकर वह धीरे धीरे उठकर नीचे किचन तक जाने लगी। ध्रुवा के बेडरूम के दरवाजे से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। रात के 2 बजे थे। अंदर से अनिल और ध्रुवा की आवाजें आ रही थी। साथ ही साथ ध्रुवा की सिसकियां भी कानों में पड़ी तो जया ने धीरे से दरवाजे पर कान लगा दिए। अनिल गंभीर स्वर में ध्रुवा को कह रहा था, उसे तुम्हारे स्नेह की कोई कदर नहीं है। पता नहीं क्यों तुमसे इतनी खिंची खिंची रहती है। सबके साथ हंसती बोलती तो कितना अच्छा रहता। सुनील और माँ भी मन ही मन तुम्हारा अपमान देखकर दुखी हो जाती है। मैंने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरा अंदाजा है जया शायद सुनील के प्रति तुम्हारा लगाव सहन नहीं कर पाती। जब तुम सोनू सोनू करती हो तो कभी जया का चेहरा देखा है? उस समय ध्रुवा की सिसकियों में बधी आवाज गूंजी। जब हमारी शादी हुई थी, माँ ने मुझे एक ही बात कही थी, सुनील को अपना बेटा समझना, कभी उससे नाराज मत होना। वो कोई गलती भी करे तो उसे माफ कर देना। तुम्हारे स्नेह से दोनों भाइयों में भी प्यार बना रहेगा। और वो दिन और आज का दिन मैंने हमेशा अपने आप को 3 बेटों की माँ समझा है और मुझे इस बारे में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाहर खड़ी जया को अपने ऊपर बहुत शर्म आई। उसे आत्मगलीन हुई। वह इतने सालों से क्या सोच रही है और ध्रुवा के दिल में सुनील के लिए अपने बेटे जैसा स्नेह है। ये क्या किया उसने? कैसे माफी मांगी? वह ध्रुवा के निश्चल, निर्मल व पावन स्नेह के प्रति उसका मन श्रद्धा से भर उठा। उसने हमेशा ध्रुवा का दिल दुखाया है। सोचती हुई वह चुपचाप अपने बेड पर जाकर लेट गई। दवाई लेना भी वह भूल चुकी थी। पछतावा उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बह निकला। पूरी रात
उसे अपना एक एक व्यवहार याद आता रहा। नहीं, अभी भी वह सब संभाल सकती है। बेकार के शक में पकड़कर वह इन रिश्तों के बीच पनपती छोटी छोटी खुशियों को क्यों अनदेखा करती रही, जो इंसान को सच्चा सुख देती है। सुबह उसने सबसे पहले बिस्तर छोड़ दिया। ध्रुवा जब फ्रेश होकर किचन में पहुंची तो हैरान हो गई। जया उसके लिए चाय बना रही थी। ध्रुवा ने कहा, जया इतनी जल्दी उठ गई, ठीक से सोई नहीं? जया ने हंसते हुए कहा, बस आपकी चाय बनाने का मन हो गया भाभी। ध्रुवा हैरानी से जया का मुंह देखने लगी। जया ने कहा, आज आप आराम करेंगी, नाश्ता मैं बना रही हूँ। फिर कुछ सोचकर हंसते हुए बोली, नहीं, आप ही कुछ बनाना अपने सोनू की पसंद का। मेरे हाथ का तो वहाँ रोज ही खाते हैं, मैं बाकी काम कर लेती हूँ। कहकर जया उसके हाथ में चाय का कप देकर किचन से निकल गई। उसका मन हल्का हो गया था। दिल और दिमाग पर छाई धुंध ध्रुवा के स्नेह से छट गई थी। आज सुबह के सूरज की चमकती किरणों ने उसके दिल के हर कोने में चमका दिया था। अभिभूत सी हो गई थी ध्रुवा। कुछ ना समझ में आने वाले अंदाज में वह जया को जाते देखती रही। दोस्तों, कभी कभी शक से हमारे रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। हमें इसे आमने सामने बैठकर दूर कर लेना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।